सैक टूर्नामेंट में मेरे मास्टर ने सबके सामने मेरी बॉन्डेड स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब कोई तलवार नहीं है ना? चलो देखते हैं तुम इस इमोशनलेस पाथ पर कैसे चलते रहते हो। लेकिन मेरे कानों में उनके दिमाग की वह बीमार और पागल कर देने वाली आवाज गूंज रही थी। इसकी तलवार तोड़ दो और ये बेकार हो जाएगा। इसके बाद इसके पास दिन रात मुझ पर निर्भर होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मेरा छोटा पिंजरे वाला परिंदा जैसे ही वह प्लेटफॉर्म से नीचे उतरे, वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। फिर वह आवाज दोबारा गूंजी। क्या उसे मेरे लिए बुरा लगेगा? जल्दी करो और मेरी मदद करो। बस अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं तुम्हें अपना चेहरा छूने तक दूंगा। उन्होंने खुद को ऊपर धकेला, अपने चोंगे की धूल 2 बार झाड़ी और मेरी तरफ देखा तक नहीं। मेरे जूनियर ब्रदर ने एक लकड़ी की तलवार ली और मेरे हाथों में थमा दी। सीनियर ब्रदर, मास्टर ये सब आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। एक बार आपको लकड़ी की तलवार की आदत हो गई तो यह आपकी बॉन्डेड स्वॉर्ड से कम नहीं होगी। मैंने लकड़ी की तलवार ली और अपना सर झुकाकर सलाम किया। मास्टर सही है, मैं ही गलत था। वापस पीक पर मास्टर ने वहां से मेरा स्पिरिट गैदरिंग एरे हटवा दिया और स्पिरिट स्प्रिंग का रुख मेरे जूनियर ब्रदर की तरफ मोड़ दिया। रो लो, बस एक आंसू बहा दो और मुझसे एक बार भीख मांग लो और मैं तुम्हें अपनी जान दे दूं। मैंने अपना सामान एक स्टोरेज बैग में पैक किया और नौकरों के क्वार्टर में शिफ्ट हो गया। मास्टर दरवाजे पर खड़े थे। उनका हाथ एक सेकंड के लिए कांप रहा था। तुम मुझसे भी क्यों नहीं मांगते? क्या तुम मेरे दिल को दर्द से मार देने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, देखते हैं तुम कब तक ऐसे सख्त बनने का नाटक कर सकते हो। जब तुमसे और सहा नहीं जाएगा, तुम रोते हुए मेरे पास वापस आओगे और मेरी मदद के लिए गिड़गिड़ाओगे। उन्हें नहीं पता था कि सिस्टम ठीक हो चुका है। 7 और दिनों में मैं इस पागल से आजाद हो जाऊंगा और आखिरकार घर जा पाऊंगा। मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस पल मैं सच में गायब होने वाला हूँ, वह जख्मों से लथपथ मेरे बेडरूम में हाजिर हो जाएंगे। मैंने दवा का बर्तन कोयलों पर रखा। इस खून रोकने वाली जड़ी बूटी के लिए मैं अपने जख्मी शरीर को लेकर लगातार 4 घंटे तक पिछले पहाड़ में भटकता रहा। लकड़ी का दरवाजा लात मारकर खोला गया। एक महंगा बूट दवा के बर्तन पर आ गिरा। मिट्टी का बर्तन टूट गया और भूरी दवा हर तरफ बिखर गई। गर्म ड्रैग्स मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर गिरे, जिससे लाल निशान पड़ गए। चैन जिहाओ दरवाजे पर खड़ा था और एक विकेड स्माइल के साथ मुस्कुरा रहा था। सीनियर ब्रदर, इस जड़ी बूटी की बदबू बहुत ज्यादा तेज है। अगर इससे मेरे स्पिरिट बर्ड का दम घुट गया तो? उसके पीछे डिसिप्लिन हॉल के शिष्य थे, वे सब लोग जिन्हें मैं कभी मेंटर करता था। अब वे वहां अपनी तलवारें पकड़े खड़े थे, मेरी तरफ देख तक नहीं रहे थे। चेन जिहाओ ने जमीन से वह पुरानी 7 लीफ पर्पल हर्ब उठाई। बिल्कुल सही, मेरे स्पिरिट बर्ड को आजकल ज्यादा भूख नहीं लग रही है। ये जड़ी बूटी भले ही सस्ती हो, लेकिन एक जानवर की भूख जगाने के लिए काफी है। वह 7 लीफ पर्पल हर्ब थी। 5 साल पहले जब मास्टर सीक्रेट रेल में बुरी तरह जख्मी हुए थे, मैं एक दरिंदे के घोंसले में घुस गया था और उस एक टहनी को लाने के लिए मेरा लगभग पूरा खून बह गया। तब उन्होंने मुश्किल से इस पर एक नजर डाली थी। अब मैं पिछले पहाड़ की खाक छान रहा था, सिर्फ इन बचे कुछ टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए। जाओ, इसे बर्ड को खिला दो। मैं बस अपनी नजर के सामने वाले पैनल को देखता रहा। इस दुनिया को छोड़ने के लिए अब सिर्फ 6 दिन बचे थे। मैं पीछे हटा और चेन जिहाओ के लिए जगह बना। अगर जूनियर ब्रदर को यह पसंद है तो वह इसे ले सकता है। चेन जिहाओ की मुस्कुराहट वहीं जम गई और उसकी नजरें बदल गईं। उसकी उंगलियां उस फर क्लोन पर फिरी जो उसने पहना हुआ था। वह शाओबाई था, वह स्प्रिट फॉक्स जिसे मैंने 10 साल तक पाला था और अपनी स्पिरिचुअल पावर से खिलाया था। कल चेन जिहाओ ने हल्के से कहा था ठंड है, और मास्टर ने उसे जिंदा ही खाल से अलग कर दिया। चेन जिहाओ ने फॉक्स फर को अपने ऊपर और कस लिया और अपना चेहरा कॉलर में छुपाकर उसे रगड़ने लगा। सीनियर ब्रदर, ये फर कितना गर्म है। अच्छा हुआ मास्टर मुझसे इतना प्यार करते हैं और उन्हें दोष मत देना। अगर एक जानवर मुझे गर्मी दे सके तो यह उसकी किस्मत है। मेरे सीने में एक पल के लिए दर्द हुआ और फिर वह सुन्न हो गया। बस कुछ दिन और फिर यह सब खत्म हो जाएगा। मास्टर आंगन के दरवाजे पर दिखे। वह आंगन में कदम रखते ही चिढ़ने लगे, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें दवाई की बू से नफरत थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। ये सिर्फ एक जानवर है। चेन जिहाओ कमजोर है और इसे खुद को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल करना इसकी खुशकिस्मती है। अगर तुम बुरा मानते हो तो तुम्हारा दिल खोटा है। फिर वही पागल सी आवाज मेरे कान में गूंजी, चलो रो। जिस पल तुम रोगे मैं तुम्हारे उन खूनी आंसुओं को एक जेड बॉक्स में छुपा दूंगा। तुम्हारे सबसे प्यारे स्प्रिट पेट का फर यहाँ है। इससे दर्द तो हो रहा होगा ना? मेरे घुटनों पर गिरकर मुझसे भीख मांगो। जब तुम इतना रोगे कि सांस न ले पाओ, तब मैं तुम्हारी तरफ कुछ गोलियां फेंकूंगा और तुम्हारा सर थपथपाऊंगा। मैंने कोने से झाड़ू उठाई और झुककर दवाई का कचरा दरवाजे से बाहर निकालने लगा। जब तक जूनियर ब्रदर को यह पसंद है, बस ध्यान रखना कि इससे मास्टर की आंखें गंदी ना हो। मैं अभी इसे साफ कर देता हूँ। मेरे मास्टर का चेहरा जम गया। उनकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। अपनी आस्तीन के एक झटके से उन्होंने स्पिरिचुअल फोर्स की एक लहर छोड़ी, जिसने मेरे हाथ में झाड़ू के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लकड़ी की फांस मेरी हथेली में चुभ गई और खून टपकने लगा। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मेरे मास्टर मेरे पास चलकर आए। कितनी बदतमीजी है। लगता है सर्वेंट्स क्वार्टर्स में तुम बहुत ज्यादा आराम से रह रहे हो। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बाकी नहीं है। मैंने अपना सर झुका लिया और अपने पैरों के अंगूठों को देखने लगा। इस डिसाइपल को अपनी गलती का एहसास है। अगर तुम जानते हो कि तुम गलत हो तो पिछले पहाड़ पर फ्रॉस्ट फॉल के नीचे जाकर घुटनों के बल बैठो और इस पर गौर करो। जब तक समझ ना आ जाए वापस मत आना। फ्रॉस्ट फॉल वह जगह थी जहाँ स्वॉर्ड सेक्ट बड्ढे गुनाहों की सजा देता था। अगर यह पहले की बात होती तो मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर से इसे झेल लेता, लेकिन अब मेरी लाइफ बाउंड तलवार टूट चुकी थी। मेरी शक्तियां खत्म हो गई थीं और वहां जाने का मतलब था सीधा मौत के मुंह में जाना। मैंने मास्टर की तरफ देखा। जी मास्टर। फिर मैं मुद्दा और चला गया। मेरे पीछे मैंने उनकी भारी सांसें सुनी और फिर एक टी कप के टूटने की तेज आवाज आई। पिछले पहाड़ की हवा बहुत तेज चुभ रही थी। झरना चट्टान से गिरकर मेरी पीठ पर जोर से टकरा रहा था और ठंड मेरी हड्डियों के हर कोने में समाती जा रही थी। मैं तालाब के बीच में हार्ड स्टोन पर घुटनों के बल बैठ गया। मेरे घुटने पहले ही सुन्न हो चुके थे। दर्द मेरी नसों में छेद कर रहा था। 3 साल पहले मेरे मास्टर के ट्रिब्यूलेशन के
वक्त उनका मैजिक आर्टिफैक्ट टूट गया था। मैं उनके सामने खरीदा हो गया और बिजली का झटका अपने ऊपर ले लिया। मेरे दिल की नस फट गई थी और तब से ठंड की वजह से वहाँ बेहिसाब दर्द होता था। अब उस बर्फीले पानी ने उस पुरानी चोट को फिर से जगा दिया। दर्द से मेरी नजर धुंधली हो गई, लेकिन मैंने एक आवाज तक नहीं निकाली। उसी वक्त मेरे मास्टर एक वाटर मिरर में देख रहे थे। वह इंतजार कर रहे थे कि मैं कब इंसाफ मांगता हूँ, कब टूटकर उनसे रहम की भीख मांगता हूँ। उनकी किस्मत खराब थी, उन्हें वह कभी नहीं मिलने वाला था। काउंटडाउन 5 दिन। चेन जिहाओ एक सफेद जेट बाउल लेकर आया जिसमें से भाप निकल रही थी। यह हार्ड गार्ड सूप था। इसका सिर्फ एक घूंट ठंड को रोक सकता था। वह किनारे पर रुका, उसके बूट्स बर्फ पर कड़कड़ा रहे थे। सीनियर ब्रदर, कैसा लग रहा है? मास्टर ने कहा है कि अगर तुम अपना सर झुकाने को तैयार हो तो यह दवाई तुम्हारी है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने शरीर में बची कुची स्पिरिचुअल पावर को घुमाने लगा और उसे इग्नोर किया। चेन जिहाओ ने अपनी कलाई मोड़ दी और वह भूरी दवाई बर्फ पर बिखर गई, जिससे बर्फ पर गहरा निशान पड़ गया। ओप्स, मेरा हाथ फिसल गया। अब अपनी हालत तो देखो, तुम एक कुत्ते से भी गए गुजरे हो। कभी तुम सीनियर ब्रदर हुआ करते थे और अब मैंने सफाया कर दिया है, तो अब यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ खड़े होकर रास्ता मत रोको। चेन जिहाओ का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। प्रेशर की एक लहर नीचे आई और मेरे मास्टर एक ठंडे एक्सप्रेशन के साथ वहां उतरे। उन्होंने चेन जिहाओ को अपने पीछे छुपा लिया। वह मेरी तरफ बिल्कुल मायूस होकर देखने लगे। उनकी उंगलियां चली। उन्होंने मेरे शरीर के सारे प्रेशर पॉइंट सील कर दिए। अब कोई स्पिरिचुअल पावर बची नहीं थी इसे रोकने के लिए, इसलिए ठंड तुरंत मेरे ऑर्गन में भर गई। मैंने एक मुंह भर खून की उल्टी की। अगर तुम अब भी सबक सीखने से इनकार करते हो तो 10,000 सर्पेंट्स पिट में जाओ। वह सेक्ट का एक फॉरबिडन एरिया था, एक गहरा गड्ढा जो जहरीले सांपों से भरा था। अब डर लग रहा है ना? तुम्हें हमेशा से ऐसे गीले और ठंडे जीवों से नफरत रही है। अगर तुम मेरी रोप पकड़ दियाज कर मदद के लिए रोओगे तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। वह क्लिफ के किनारे खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि मैं उनके पैरों में गिर जाऊं। मैंने अपने मुंह से खून पोंछा। एक चट्टान का सहारा लेकर मैंने खुद को खड़ा किया और क्लिफ के किनारे की तरफ चलने लगा। थैंक यू मास्टर। फिर मैंने छलांग लगा दी। हवा मेरे कानों के पास चीख रही थी। उस पल मैंने सुना कि मेरे मास्टर की सांस लेने की रफ्तार बिगड़ गई। काउंटडाउन 4 दिन, 10,000 सरपेंट्स पिट। बिल्कुल अंधेरा था। सांप मेरे पूरे शरीर पर रेंग रहे थे। उनके दांत मेरे मांस में धंस रहे थे। वह जगह बहुत बुरी तरह महक रही थी, गंदी और सरी हुई। मैंने खुद को कीचड़देच में घसीटा। 5 साल पहले अपने मास्टर को बचाने के लिए मैं इस जगह पर आधे महीने तक रुका था और सांपों को पीछे धकेला था, लेकिन अब मैं बिल्कुल अकेला था। 3 दिन और 3 रातों तक मैं एक बार भी नहीं रोया। जब भी मुझे लगता कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बस उस पैनल को घूरता रहता। 10वें दिन की सुबह मैं घिसते हुए वापस क्लिफ के ऊपर पहुंचा। सूखे हुए खून से लथपथ मेरे कपड़े फटे हुए थे और हर जख्म गहरा और सर रहा था। मेरे मास्टर और चेन जिहाओ क्लिफ के किनारे खड़े थे। चेन जिहाओ ने एक चीख मारी और उनके पीछे छुप गया। मेरे मास्टर का शरीर सख्त हो गया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, अपना हाथ आधा उठाया, फिर उसे वापस गिरा दिया। उन्होंने एक स्पिरिचुअल बैरियर खोला और मुझसे और दूर हो गए, जैसे उन्हें डर हो कि वहां खड़े होने भर से मैं उस जगह को गंदा कर दूंगा। मेरे मास्टर की आवाज भारी हो गई थी। सरपेंट गॉल ब्लैडर मेरे हवाले करो। जियाहाओ को ठीक होने के लिए इसकी जरूरत है। फिर यहाँ से निकल जाओ और खुद को साफ करो। मैंने अपनी मुट्ठी खोली। सरपेंट किंग का गॉल ब्लैडर मेरी हथेली में था। चेन जियाहाओ एक रुमाल अपने हाथ पर लपेट कर आया उसे लेने के लिए। जैसे ही उसने लिया, उसका पैर फिसल गया और उसका भारी कढ़ाई वाला बूट मेरे दाहिने हाथ पर जोर से पड़ा। मैंने अपने होंठ भींचे और बिना कोई आवाज किए अपना हाथ पीछे खींच लिया। मेरे मास्टर की उंगलियां कांप रही थीं। वह मुहरे और चले गए। उनके विचार पूरी तरह उलझे हुए थे। वह रोया क्यों नहीं? पहले तो वह अपनी उंगली कटने पर मेरे पास भागते हुए आता था और मुझसे हमेशा के लिए उस पर फूंक मारने को कहता था। क्या उसे अब मेरी परवाह नहीं रही? नहीं, वह बस मुझसे नाराज है। वह बस मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। मैंने उनकी पीठ की तरफ देखा। किसे परवाह है? काउंटडाउन 2 दिन। सर्वेंट्स क्वार्टर्स में मैंने दीवार के पास टटोला और एक पुराना सिल्वर लॉक बाहर निकाला। ये वह निशानी थी जो मेरे साधारण माता पिता पीछे छोड़ गए थे। जब प्लेग आया था, उन्होंने मुझे पहाड़ पर भेज दिया था और यह लॉक मेरे गले में पहना दिया था। मैंने अपनी आस्तीन से लॉक को साफ किया। बस 2 दिन और मैं घर जा सकता था। मैंने साफ साफ तस्वीर सोची, गर्म दूध, बालकनी पर फूल और मम्मी पापा की नोक-झोंक। फिर रोशनी कम हो गई। मेरे मास्टर मुझसे थोड़ी दूर खड़े थे। उन्होंने हाथ बढ़ाया और वह लॉन्गेविटी लॉक मेरे हाथ से उड़कर उनकी हथेली में चला गया। मैंने उसे वापस लेने के लिए झपट्टा मारा। उन्होंने अपना हाथ ऊंचा किया और लॉक को ध्यान से देखा। तो इस वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन गिरती जा रही है। इमोशनलेस डाओ सांसारिक लगाव को नकार देता है और तुम अब भी इस चीज को पकड़े हुए हो। मैंने उनकी आस्तीन पकड़ी और उसे लेने की कोशिश की। प्लीज इसे हाथ मत लगाइए। जैसे ही उन्होंने यह सुना, उनकी उंगलियां सख्त हो गईं। वह जानी पहचानी आवाज मेरे कानों में गूंजी, तो आखिरकार तुमने मुझसे भीख मांगी। वह चीजें तोड़ दो जिसकी वह परवाह करता है और वह हार मान लेगा। इस मॉर्टल कचरे को क्यों रखना? अब से उसकी दुनिया में सिर्फ मैं होना चाहिए। मेरे मास्टर ने मेरी तरफ देखा। उनकी उंगलियों पर स्पिरिचुअल एनर्जी झिलमिला रही थी। फिर एक तीखी दरार की आवाज आई। वह सिल्वर लॉक उनकी हथेली में टूट गया और धूल बन गया। उन्होंने अपना हाथ खोला और वह ग्रे पाउडर मेरे चेहरे पर बिखर गया, जो हड्डियों तक ठंडा था। मैं हिला नहीं। मैं बस अपना हाथ फैलाए वहां बैठा रहा। धूल मेरी आंखों में गिर गई। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया, स्ट्रॉ पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे मास्टर मुझे घूरते रहे। फिर बाहर से एक चेले ने चिल्लाकर कहा, मास्टर, चेन जिहाओ की कल्टीवेशन बैकफायर कर गई है। हीलर कह
रहे हैं कि वह नहीं बचेंगे। मेरे मास्टर ने मेरी कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि लगा जैसे मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। मेरे साथ चलो मेन हॉल में। चेन जिहाओ एक जेड काउच पर लेटा था। उसके मुंह के कोने में हर तरफ खून था। हीलर्स का एक ग्रुप फर्श पर घुटनों के बल बैठा था, अपनी रिपोर्ट दे रहा था। जूनियर ब्रदर, चेन की हार्ट मेरिडियंस डैमेज हो गई हैं। उन्हें कैटलिस्ट के रूप में किसी ऐसे इंसान के दिल का खून चाहिए जो उसी कल्टीवेशन पाथ पर हो। स्वॉर्ड सेक्ट में इमोशनलेस डाउ पर सिर्फ मैं और मेरे मास्टर थे। उन्होंने एक खंजर बाहर निकाला और उसे मेरे सामने रखा। इसे बचाओ। मैंने उस ब्लेड की तरफ देखा। मैं वैसे भी जल्द ही जा रहा था। अगर यह शरीर बर्बाद भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। मैंने अपनी रोब खोली और अपना सीना नंगा कर दिया, जो पुराने जख्मों के निशानों से भरा था। ये वह जख्म थे जो उनके लिए ट्रिब्यूलेशन स्ट्राइक्स झेलते वक्त मुझे मिले थे। मेरे मास्टर की नजर उन पर पड़ी और खंजर पकड़े हुए उनका हाथ रुक गया। चेन जिहाओ ने काउच पर दर्द से कराहने की आवाज की। मेरे मास्टर ने हरकत की। वह खंजर मेरे मांस में धंस गया, सीधा मेरे सीने में, और दर्द की एक लहर मेरे अंदर से गुजर गई। मैंने अपने दांत भींचे और खामोश रहा। उन्होंने अपनी कलाई मोड़ी और सुनहरी लाल खून की 3 बूंदें बाहर निकल आईं। जिस पल मेरे दिल का खून मेरे शरीर से बाहर निकला, मैं गिर गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उस बेहोशी में मेरे मास्टर ने आगे बढ़कर अपना हाथ मेरे सीने पर रखा। उन्होंने खून बहना नहीं रोका, बल्कि उन्होंने खून से लथपथ कपड़े का एक टुकड़ा कतर कर अपनी आस्तीन में छुपा लिया। वह आवाज फिर बोली, कितना खून है, अभी भी गर्म है। ये उसके दिल का खून है, इसे छुपा लो, बाद में मुझे दिखाना। हॉल चेलों से भरा हुआ था। उन्होंने मुझे फर्श पर गिरते हुए देखा और उनमें से कोई भी एक कदम आगे नहीं बढ़ा। आप कह सकते थे कि सीनियर ब्रदर हमेशा से जूनियर ब्रदर चेन से नाखुश थे। नहीं सोचा था कि वह उन्हें इतना उकसाएंगे। थोड़ा सा खून निकालना तो आसान सज्जा है। सच में वह इसी के लायक था। मैं फर्श पर लेटा रहा, उस ट्रांसल्यूसेंट पैनल को घूरता रहा। काउंटडाउन में बस एक दिन बचा था, बस पहुंचने ही वाला था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। काउंटडाउन खत्म होने में अब सिर्फ 3 घंटे बाकी थे। आज स्वॉर्ड सेक्ट में हलचल मची हुई थी। पूरे माउंटेन गेट पर लाल रेशम लटका था और हवा में संगीत गूंज रहा था। ये चेन जिहाओ की कोर फॉर्मेशन सेरेमनी थी। उन्होंने मुझे कालकोठरी से खींचा और सफेद जेड की लंबी सीढ़ियों से घसीटते हुए ले गए। मेरे मास्टर ऊपर एक सफेद जेड के तख्त पर बैठे थे और चेन जिहाओ उनके बगल में था। उन्होंने मुझे जबरदस्ती प्लेटफॉर्म के बीच में खड़ा किया, जहां 2 लॉ एनफोर्समेंट डिसाइपल्स ने मेरे कंधे दबाए और मुझे घुटनों पर बिठाने की कोशिश की। मैंने इनकार कर दिया। मेरी नी कैप्स ठंड और दर्द से जल रही थी, लेकिन फिर भी मैं सीधा खड़ा रहा। फिर मैंने ऊपर देखा और अपने मास्टर को देखा, जो नीचे मेरी तरफ घूर रहे थे। उनकी आवाज स्पिरिचुअल पावर की वजह से पूरे सेक्ट में गूंज रही थी। तुम अपने साथ के डिसाइपल से जलते थे और तुम्हारा दिल काला हो गया था। अब जब चेन जिहाओ अपनी कोर बना रहा है, तो उसे अपनी ओरिजिन को संभालने के लिए एक सुप्रीम स्वॉर्ड बोन की जरूरत है। उसका सीनियर ब्रदर होने के नाते ये तुम्हारा आखिरी प्रायश्चित है। अपनी स्वॉर्ड बोन निकाल कर बाहर करो। तो ये था असली फिनाले, मेरी पैदाइशी स्वॉर्ड बोन, बिना तुम्हारी तलवार के। देखते हैं तुम इमोशनलेस पाथ पर कल्टीवेशन कैसे करते हो। लेकिन मेरे कानों में उनकी वह घटिया और पागल कर देने वाली इनर वॉइस गूंज रही थी। ये वही टॉप टियर स्वॉर्ड बोन थी जिससे पूरी कल्टीवेशन दुनिया जलती थी और जिस पर मास्टर कभी सबसे ज्यादा गर्व करते थे। अब वह इसे अपने हाथों से निकालकर दूसरे के शरीर में डालने वाले थे। सीनियर ब्रदर, प्रायश्चित के लिए अपनी स्वॉर्ड बोन दे दो। ये नारा किसी लहर की तरह गूंज रहा था। मैंने मास्टर को देखा। उनका चेहरा अब भी ठंडा और मगरूर था, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी आवाज मुझ पर चिल्ला रही थी, अगर तुम अभी घुटनों पर गिर जाओ, यहाँ रेंगते हुए आओ और मेरे लिबास का कोना चूमो। अगर तुम सबके सामने ये मान लो कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। चलो, इतने जिद्दी मत बनो। अगर वह स्वॉर्ड बोन चली गई तो तुम बेकार हो जाओगे और तब तुम्हारे पास सिर्फ मेरे बगल में ही जगह बची होगी। उन्होंने एक परफेक्ट जाल बिछाया था। उन्हें लगा कि जब तक मैं जिंदा हूँ, वह हमेशा मुझे कंट्रोल कर सकते हैं। पर अफसोस, उन्होंने एक गलती कर दी। मैंने कभी जिंदा रहने का सोचा ही नहीं था। मैं धीरे से सीधा खड़ा हुआ, उन एनफोर्सर्स को झटक दिया जो मुझे पकड़े हुए थे, और उस जगह को देखा जहाँ मैं 20 साल रहा था। हर घास का तिनका, हर पेड़, मैं इनकी हिफाजत अपनी जान देकर करता था। अब यह सब गंदा लग रहा था। आपको यह खुद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले ही पल मैंने अपना दायां हाथ उठाया। उंगलियां किसी तलवार की तरह तेज थीं। मेरी उंगलियों पर स्पिरिचुअल पावर की आखिरी बूंद जली और मैंने उसे सीधा अपनी पीठ में घोंप दिया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मास्टर उछलकर खड़े हो गए और उनके चेहरे का सुकून पल भर में टूट गया। सब हैरत में जम गए थे। दांत पीसते हुए मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी के पास उंगलियां फंसाई और उसे बाहर खींचा। इंच दर इंच वह चमकती हुई स्वॉर्ड बोन मेरे शरीर से बाहर निकल आई। पूरा मैदान खामोश हो गया। खून से लथपथ मैं वहां अपनी स्वॉर्ड बोन पकड़े खड़ा था, जो अब भी लाल टपक रही थी। मेरा शरीर मुश्किल से खड़ा था। यह रही वह स्वॉर्ड बोन जो आपको चाहिए थी। मैंने मास्टर के सफेद पर चुके चेहरे को देखा। अब उनके दिमाग में सिर्फ डर था। वह चिल्ला रहे थे, यूफान रुको, अभी रुको, मुझे यह नहीं चाहिए, मैं यह नहीं चाहता। मैं हंसा। मैं इतनी जोर से हंसा कि मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मास्टर, ये कल्टीवेशन, ये शरीर और खून, मैं आज सब आपको वापस कर रहा हूँ। मैंने अपना हाथ भींच लिया। क्रैक! वह टॉप टियर स्वॉर्ड बोन मेरी मुट्ठी में चूर चूर हो गई और पूरे सेक्ट में राख बनकर बिखर गई। अब मुझ पर आपका कोई कर्ज नहीं है। आप दोनों को उम्र भर की खुशियां मुबारक। काश हम दोबारा कभी न मिलें। ठीक उसी वक्त सिस्टम का काउंटडाउन 0 हो गया। होस्ट सफलतापूर्वक अलग हो गया। नहीं, वह किसी पगले की तरह नीचे भागे, लेकिन उनके हाथ में सिर्फ हवा में उड़ते हुए चमकीले कण आए। मैं पूरी तरह हवा में गायब हो गया, बिना अपनी रूह का एक तिनका छोड़े। प्लेटफॉर्म पर मास्टर बीच में ही रुक गए, हवा में हाथ फैलाए हुए। उसने मुझसे फिर झूठ बोला। वह मरने की हिम्मत कैसे कर सकता है?
उसने कहा था वह मेरे बिना नहीं रह सकता। उसने कहा था मैं ही उसका अकेला प्यार हूँ। वापस आओ, यहाँ वापस आओ। उन्होंने किसी दीवाने की तरह अपने नंगे हाथों से पत्थर की टाइल्स उखाड़ दी, ये ढूंढने के लिए कि क्या मेरा कोई निशान बचा है। पर वहाँ कुछ नहीं था, रूह का एक कतरा भी नहीं। सबसे खतरनाक सोल सर्चिंग टेक्निक से भी वह मेरा निशान नहीं ढूंढ पाए। चेन झाओ डर गया था। वह अपनी सीट पर गिर गया और डरते हुए बोला, मास्टर। मास्टर ने झटके से अपना सिर घुमाया। उनकी आंखें खून की तरह लाल थीं। बाहर निकल। उन्होंने एक पाम स्ट्राइक मारी। चेन झाओ को चीखने तक का मौका नहीं मिला और उसका आधा शरीर खून के बादल में बदल गया। उसका खून और मांस थूक दो। किसने कहा तुम उसकी बोन ले सकते हो? किसने तुम्हें इजाजत दी? उस दिन वह स्वॉर्ड सेक्ट हेल बन गया। दुनिया का नंबर 1 स्वॉर्ड वेनरेबल पूरी तरह से डेमोनिक मैडनेस में गिर गई। फिर सीन बदला और एक गर्म लेकिन तेज धूप के नीचे मैं एक नरम गद्दे पर झटके से उठकर बैठ गया। बेडरूम का दरवाजा खुला। मेरी माँ गर्म दूध का गिलास लेकर अंदर आई। उनके चेहरे पर एक चिंता भरी मुस्कान थी। यूफान, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? मैंने उन्हें खाली नजरों से देखा और अचानक मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, वह एक शब्द पूरे 3 साल तक कहीं दबा हुआ था, जैसे एक पूरी जिंदगी बीत गई हो। 3 साल के उस सपने के बाद मैं आखिरकार घर वापस आ गया था, लेकिन उस दूर की कल्टीवेशन दुनिया में मास्टर पागल हो चुके थे। हर एक सोल सर्चिंग टेक्निक आजमाने और कुछ न मिलने के बाद वह सेक्ट के फॉरबिडन ग्राउंड में घुस गए। वह सेक्रेट रूम उन सारी ट्रॉफियों से भरा था जो उन्होंने इकट्ठा की थी। मुझे यकीन नहीं है कि तुम मर चुके हो। तुम्हें कहीं न कहीं तो छुपा होना ही होगा। अचानक उन्होंने अपनी कलाई चीर दी और फर्श पर बने उस अजीबोगरीब एरे में काला तरल पदार्थ बहने लगा। वह अपनी 10,000 साल की कल्टीवेशन और पूरे सेक्ट की किस्मत की कुर्बानी देने वाले थे ताकि वह वक्त और जगह को चीर कर किसी दूसरी दुनिया का रास्ता निकाल सकें। उस रात देर गए। मैं ऑफिस में ओवरटाइम काम कर रहा था। फाइल पढ़ते वक्त मेरा हाथ ठहर गया क्योंकि मेरी पीठ पर एक ठंडक सी महसूस हुई। मैंने सहज रूप से पीछे मुड़कर देखा। फ्लोर टू सीलिंग विंडोज के पार शहर की लाइट्स चमक रही थीं। क्या यह मेरा भ्रम था? मैंने अपने सर को मसला, फाइल बंद की, लेकिन वह एहसास जैसे कोई सांप मुझे देख रहा हो और गहरा होता गया। कल्टीवेशन दुनिया में आसमान फट गया। कुदरत का कहर बरस रहा था और बैंगनी बिजलियां किसी ड्रैगन की तरह फॉरबिडन ग्राउंड्स पर गिर रही थीं। मास्टर के बाल बिखरे हुए थे। वह पुराने टॉप स्वॉर्ड सोवरेन अब जा चुके थे। अब वहां सिर्फ एक पागलपन से भरी औरत बची थी। फॉर्मेशन शुरू हो गई। चेन झाओ स्पिरिचुअल पावर की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। मास्टर, मुझे बख्श दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हें लगता है तुम यह कहने के लायक हो? यूफान ने इससे 1000 गुना ज्यादा सहा है। तुमने उसकी स्पिरिट बोन ली थी, इसलिए अब तुम्हारी जिंदगी इस एरे कोर की कीमत चुकाएगी। बिना किसी रहम के उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया। चैन झाओ की चीख बीच में ही कट गई। उसका लाइफ फोर्स और सोल निकालकर उस काले वॉर्टेक्स में फेंक दी गई और वह पूरी तरह मिट गया। मास्टर ने सीधा उस स्पेस टाइम कैओस में छलांग लगा दी जो किसी भी चीज के चिथरे उड़ा सकता था। उन्होंने खुद को और अपने साथ पूरे सेक्ट को तबाह कर दिया। मॉडर्न दुनिया में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। पूरा शहर मटमैली धुंध में लिपटा था। काम के बाद मैं अपनी कार लेने गैरेज गया। ऊपर की लाइट्स अचानक किसी पगली की तरह फड़फड़ाने लगी। तापमान बिल्कुल जमने वाला हो गया, यहाँ तक कि मेरी सांस भी सफेद धुएं में बदल गई। मैं रुका और अपनी चाबियों पर पकड़ मजबूत की। कोने में खरे हुए पानी में काला लिक्विड फैल रहा था। ऐसा लगा जैसे उसने मुझे महसूस कर लिया हो। वह परछाई हिली। उसने पूरी ताकत से अपना सिर उठाया। वक्त थम गया। वह मास्टर थे। राख बनने के बाद भी मैं उन आंखों को पहचान लेता। यूफान, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वह एक बीमार और सुकून भरी हंसी हंसे, फिर किसी भूत की तरह मुझ पर झपट पड़े और मेरी एरी को अपनी उंगलियों से छकर लिया। मेरे साथ वापस चलो, तुम मेरे हो। उन्हें अब भी लगता था कि वह वहीं ना चुने जाने वाले स्वॉर्ड सोवरेन हैं। अफसोस की बात थी, ये कानून की दुनिया थी और यह मेरा इलाका था। मैंने नीचे उस औरत को देखा जो ऐसे बिहेव करता था जैसे सब कुछ उसी का हो। छोड़ो मुझे। मास्टर एक सेकंड के लिए ठहर गए। उन्हें मुझसे इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी पकड़ और मजबूत की। मुझे जमीन पर गिराने की कोशिश करने लगे। मैं चिल्लाया नहीं। मैंने धीरे से अपना दूसरा पैर उठाया, अपनी नजरें उनके हाथ के जख्म पर जमाई और जोर से पैर दे मारा। मास्टर के मुंह से एक तीखी और दर्दनाक चीख निकली। वह हैरानी से मुझे देखने लगे। छोड़ो वरना ये हाथ गया। उनके चेहरे से पसीना बह रहा था। वह कागज की तरह सफेद पर गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पकड़ नहीं छोड़ी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। यूफान, तुम अब भी मुझसे नाराज हो। मुझे पता है मैं गलत थी। मुझे चेन झाओ के लिए तुम्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। मेरे साथ वापस चलो। मैं तुम्हें पूरी दुनिया दे दूंगा। बस वैसा करो जैसा कहा जाए और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। मुझे लगभग हंसी आ गई। ये मेरी सुनी हुई सबसे बड़ी मजाक थी। पूरी दुनिया? क्या तुम पागल हो? मैंने उनके सामने ही अपना फोन निकाला और नंबर डायल किया। हेलो 911, मेरे गैरेज में एक स्टॉकिंग करने वाला क्रीप मुझ पर हमला कर रहा है। हाँ, वह मानसिक रूप से ठीक नहीं लग रहा और वह वायलेंट हो सकता है। कृपया किसी को अभी भेजिए। फोन रखने के बाद मैंने नीचे मास्टर की तरफ देखा। सुना तुमने? यह है मेरा जवाब। मास्टर की पुतलियां बुरी तरह कांपने लगीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ डालने के लिए इन आम पुलिस वालों को बुलाने की? उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल पावर को हिलाने की कोशिश की, मुझे उड़ा देने की कोशिश की, पहले की तरह अपने दबाव से मुझे कुचलने की कोशिश की, लेकिन उनका डेंटियन खाली था। जो कुछ वापस आया वह था सिर्फ एक चुभता हुआ दर्द और काले खून की एक उल्टी जो मेरे जूते पर गिरी। 10 मिनट बाद गैरेज सायरन की आवाज से भर गया। कई मजबूत ऑफिसर्स अंदर आए और उन्हें पानी के गड्ढों में दबोच लिया, जबकि वह पागलों की तरह लड़ेच रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं सबसे बड़ा स्वॉर्ड सोवरेन हूँ। किसके पास मुझे छूने की हिम्मत है? मुझसे दूर हटो।
हटो, तुम कीड़े मकोड़ो। वह जमीन पर छटपटाते रहे, लेकिन ठंडी हथकड़ियां उनकी कलाइयों पर लग गईं। स्टेशन में तेज सफेद लाइट्स सर घुमाने वाली थीं। मास्टर ने जेल की नीली यूनिफॉर्म पहन ली थी और उन्हें एक चमकती हुई डिटेंशन सेल में बंद कर दिया गया था। पुलिस को उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, ना आईडी, ना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन, कुछ नहीं। और जिस तरह से वह बरबरा रहे थे, लोग उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे वह किसी गहरे भ्रम में हो। कुछ दिन बाद फॉरेंसिक साइकी इन्वेस्टिगेशन के बाद मास्टर को सीवियर स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोजन किया गया और उन्हें बेहद खतरनाक करार दिया गया। उन्हें जबरदस्ती एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया। वह पूरी तरह अपना आपा खो चुके थे। दीवारों पर बेकार की फॉर्मेशंस खुरच रहे थे, वार्डन्स पर चिल्ला रहे थे और उन्हें घुटनों पर बैठने का हुक्म दे रहे थे। बदले में उन्हें सिर्फ इंजेक्शन मिलते।